नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स फॉर यू विनोद चारण की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ऊष्मागतिकी का शून्यांकी व प्रथम नियम पढ़ा था। आज हम उसी के बेस पर विभिन्न प्रक्रमों में पीवी आरेख व उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न प्रक्रमों में पीवी सूचक आरेख। पीवी सूचक आरेख किसे कहते हैं मैं आपको बता देता हूं। पीवी सूचक आरेख या पी का अर्थ दाब से है, वी का अर्थ आयतन से है और आरेख का मतलब ग्राफ होता है, आप सब जानते हैं। और एक ऐसा आरेख जो पी व वी दाब आयतन के अवस्था पर निर्भर करते हैं। किस पर? दो अवस्था, आयतन वह दाब दोनों की अवस्था पर निर्भर करता है। उसे हम क्या कहते हैं? पीवी सूचक आरेख। ऐसा आरेख जो दो अवस्थाओं पर निर्भर करता हो पर बनाया गया आरेख क्या कहलाता है? पीवी सूचक आरेख। विभिन्न प्रक्रमों में किया गया कार्य पीवी सूचक आरेख, कार्य नहीं सॉरी। एक नंबर समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम मित्रों, समदाबी प्रक्रम चार्ल्स ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स ने। ये चार्ल्स के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स ने बताया था कि समदाब अर्थात स्थिर दाब पर एक निश्चित द्रव्यमान की गैस, एक निश्चित द्रव्यमान की गैस, द्रव्यमान की गैस का आयतन V उसके परम ताप T के समानुपाती होता है। क्या होता है? परम ताप T के समानुपाती होते हैं। समदाबी प्रक्रम में यह प्रक्रम चार्ल्स ने दिया था। स्थिर दाब पर एक निश्चित द्रव्यमान की गैस V समानुपाती T होता है, ऐसा चार्ल्स ने बोला था। समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू T। V को हम V के भाग में लाते हैं तो ये पूरा का पूरा पद V अनुपात T एक नियतांक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये लो जी। अब हमें क्या करना है? आरेख बनाना है। कौन सा? पीवी सूचक आरेख। किसके लिए? समदाबी प्रक्रम के लिए। तो पीवी सूचक आरेख इस टाइप का बनता है। ये P कल हमने इस पर चर्चा की थी कि P को हम y एक्स पर दर्शाते हैं और V को हम x एक्स पर दर्शाते हैं। तो इस पीवी सूचक आरेख की समदाबी प्रक्रम के लिए पीवी सूचक आरेख की ढाल dp अपॉन dv tan के रूप में लिखते हैं। जब भी हमें ढाल निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? tan थीटा के रूप में लिखते हैं।
यहां थीटा का मान क्या है 0, चूंकि थीटा क्या है 0 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, थीटा का मान यहां पर रख देंगे, dp अपॉन dv इजिकल टू tan 0 डिग्री। tan 0 का मान 0 होता है, dp अपॉन dv इजिकल टू 0। तो इसकी ढाल क्या आ गई, 0 आ गई। क्या आ गई इसकी ढाल, 0 आ गई। अब मित्रों हम दूसरा समआयतनिक प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। समआयतनिक प्रक्रम। आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आए और आप नोट्स बनाते रहें। अगर मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर थंबनेल पर लगाए हुए हैं, आप वहां से मंगवा सकते हैं। समआयतनिक प्रक्रम, इसका नियम गैलुसक ने दिया था। किसने दिया था, समआयतनिक प्रक्रम का नियम गैलुसक ने दिया था। गैलुसक नामक एक वैज्ञानिक था, इसने दिया था। इस वैज्ञानिक ने बोला था कि एक स्थिर आयतन पर एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस अपने दाब P वाली गैस का दाब P T के समानुपाती होता है। किसके, T के समानुपाती होता है। ये हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट इनटू T। इसे आगे हम सॉल्व करते हैं तो ये P के क्या आ जाएगा भाग में, और ये P अनुपात T का अनुपात कांस्टेंट के रूप में आ जाएगा। ये लो, इसका भी हम ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप का प्राप्त होता है। ये हमारा P, ये V है। तो क्या होता है इसमें, अगर हम इसकी ढाल लगाएं, ढाल निकालते हैं तो ढाल क्या आएगी, dp अपॉन dv इजिकल टू tan थीटा। यहां थीटा का मान क्या है 90 डिग्री। तो dp अपॉन dv tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अनंत। ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरा होता है समतापी प्रक्रम। कौन सा, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम। समतापी प्रक्रम मित्रों बॉयल ने दिया था।
बॉयल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने बताया था इस नियम के अनुसार स्थिर ताप को क्या रखा है इन्होंने, स्थिर ताप पर एक निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब P उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। हम क्या करते हैं, कांस्टेंट, ये समानुपाती का चिन्ह हटा लेते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा इंटू 1/v। इसे थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू कांस्टेंट। लो जी, अब इसके अंदर ग्राफ की निरूपण करते हैं हम। तो ग्राफ इस टाइप का आएगा, P/V के मध्य ग्राफ इस टाइप का आएगा और इसके हम ढाल निकालते हैं। तो dP/dV निकालना हो, हमें क्या करना है, ढाल निकालना है। तो ढाल के लिए हम इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, इसका अवकलन करने पर इसका हम अवकलन करते हैं। तो पहले क्या होता है, P को हम क्या करते हैं, स्थिर रख लिया। P को क्या कर लिया, स्थिर रख लिया। V का अवकलन dV, V को स्थिर रख के P के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, dP। कांस्टेंट का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है, 0। हमें क्या चाहिए, dP। तो P dV बराबर V dP माइनस का, हमें क्या चाहिए, dP। ये dP के पद में हमें क्या करना है, dV मान क्या आ जाएगा, माइनस P/V, माइनस P/V। मैं इसको यहां लिख देता हूं, समतापी प्रक्रम में क्या होता है, ढाल क्या होती है, dP/dV/P/V। अब हम रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। रुद्धोष्म प्रक्रम में PV सूचक आरेख कैसे बनता है। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, यह नियम रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि हम इसकी अवस्था समीकरण देखें। रुद्धोष्म प्रक्रम की क्या करते हैं, अवस्था समीकरण। PV की पावर गामा कांस्टेंट, ये इसकी अवस्था समीकरण है। इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करने पर P को हम स्थिर रखते हैं, V की पावर गामा का अवकलन करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां गामा क्या है, CP/CV। P को स्थिर रखा गया, V की पावर गामा का अवकलन करते हैं। तो पहले क्या होता है, पावर का अवकलन, पावर नीचे आ जाएगी
फिर v की पावर गामा माइनस 1। अब क्या होता है, अब अवकलन v का होगा, v का क्या आएगा dv, फिर v की पावर गामा को स्थिर रखकर t के सापेक्ष अवकलन dp कांस्टेंट का 0। इस पद को हम यहां रख लेते हैं, v की पावर गामा dp इक्वल टू, इसको हम दाईं तरफ लेते हैं, p गामा p डॉट गामा डॉट v की पावर गामा माइनस 1 dv। हमें क्या चाहिए, dp अपॉन dv। ये इस तरफ आ गया, माइनस p डॉट गामा डॉट v की पावर गामा माइनस 1। इस तरफ को हम क्या करते हैं, ये लो जी यहां लिया था, dp अपॉन dv, p ये माइनस p को ये रख लिया, यहां पे गामा रख दिया, इस पद को v की पावर गामा माइनस 1 के बट्टा में v की पावर गामा, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, v की पावर गामा माइनस 1 था, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, v की पावर माइनस गामा हो जाएगा, ये नीचे पटेंगे। हमें पता है कि यहाँ पे गामा माइनस 1, ये यहाँ पे माइनस, घाते आपस में जुड़ती है घटते रहती हैं, तो ये लो ये हमने कट कर दिया है। क्या आएगा, v की पावर माइनस 1, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू की जगह मैं ये वैल्यू रख सकता हूं, ये रखने पर क्या आएगा, ये लो जी, इससे मैं यहां से थोड़ा सा मिटाता हूं, देख लेना। क्या आ गया, dp अपॉन dv क्या है, p बटा v, ये गामा यहां पे, ये क्या है, रुद्धोष्म प्रक्रम में पीवी वक्र का ढाल, और ये क्या है, समतापी प्रक्रम में पीवी वक्र का ढाल। ये सेम ये रहा, ये माइनस रहा, ये किसके क्या है, गामा गुना है। तो हम कह सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में समतापी प्रक्रम में हमें अगर रिलेशन पूछा जाए, तो हम कह सकते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम समतापी प्रक्रम का गामा गुना होता है, गामा गुना होता है। अगर हमें पूछ लिया जाए रुद्धोष्म प्रक्रम व समतापी प्रक्रम के मध्य क्या रिलेशन है, तो हम कह देंगे कि रुद्धोष्म प्रक्रम समतापी प्रक्रम का गामा गुना होता है, और यहां पे गामा क्या है, Cp अपॉन Cv। अब हम उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, पहले तो उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय क्या होता है हम परिभाषा देखेंगे, फिर इनकी व्याख्याएं देखेंगे,
कि ये होता कैसे है, हम इसे प्रूव करेंगे। उसके बाद हमें अनुत्क्रमणीय व उत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ेंगे। अब इसके अंदर परिभाषा, व्याख्या व इसकी शर्तें, कि इसकी शर्तें क्या है वो जानेंगे। उसके बाद शर्तें जब पढ़ ली जाएगी तो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल देखेंगे। ये सभी इसी वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम जिसे एक विपरीत दिशा में सीधे प्रक्रम की भांति संपन्न किया जाए, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। तो लिख देंगे कि वह प्रक्रम जिसको विपरीत दिशा में, कौन सी दिशा में? विपरीत दिशा में सीधे प्रक्रम की बात, सीधे प्रक्रम की बात संपन्न किया जा सके, संपन्न करवाया जा सके, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। अब हम इसकी व्याख्या के लिए पढ़ते हैं कि हमारे पास दो बिंदु है। किसी निकाय में क्या है? दो बिंदु है। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। किसी निकाय को अवस्था ए से लेकर अवस्था बी तक, अवस्था ए से लेकर अवस्था बी तक ले जाना है। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम कहता है कि जब हम किसी निकाय को अवस्था ए से लेकर अवस्था बी का, अवस्था ए से लेकर अवस्था बी तक ले जाते हैं, बी तक ले जाते हैं, तो यह जिस मार्ग से होकर गुजरता है, जिस मार्ग से होकर गुजरता है, इससे विपरीत दिशा में बी से ए तक लाने में ठीक उसी मार्ग का चयन करेगा जिस मार्ग से पहले ये गुजरा था। ये पहले गुजरा था, अर्थात ए से बी तक आने में जिस रूट को हमने काम में लिया था वही रूट बी से ए तक जाने के लिए काम में लिया जाता है। यह इसकी व्याख्या है। तो इसे हम प्रूफ कैसे करें? तो प्रूफ के लिए क्या करते हैं? माना किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा डीयू है। किसी निकाय की, जब हम निकाय को अवस्था ए से बी तक जब हम निकाय को अवस्था जब हम निकाय को अवस्था ए से बी तक, जब हम निकाय को अवस्था ए से बी तक ले जाते हैं
निकाय की अवस्था ए से बी तक हम इसे ले जाते हैं, यहां से यहां तक ले आते हैं, तो क्या होता है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय को दी गई ऊष्मा माइनस किया गया कार्य, यह हमने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाया है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, जब किसी निकाय को डेल की ऊष्मा दी जाती है, जब किसी निकाय को डेल की ऊष्मा दी जाती है तो निकाय की एक तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है जो कि ताप का फलन होता है, हमने कल पढ़ा था। और एक क्या होता है, एक यहां पे कार्य होता है, जब हम किसी निकाय को डेल की ऊष्मा देते हैं तो वह ऊर्जा, जब हम किसी निकाय को डेल की ऊष्मा देते हैं या ऊर्जा देते हैं तो वह दो कार्य करती है, एक तो है उस निकाय की ताप को बढ़ा देती है या उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देती है, और दूसरा निकाय पर या निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है। उच्च ऊर्जा होती है वो क्या करती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, शेष ऊर्जा क्या करती है, निकाय पर या निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है। ये हमने कल पढ़ा था ये इसी के तर्ज पे मैंने यहां पे लिखा है कि जब निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो वह निकाय के द्वारा ग्रहण की हुई ऊष्मा व निकाय पर या निकाय के द्वारा किया गया कार्य के अंतर के बराबर। तो हमें क्या निकालना है, हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए। इसे हम यूं लिख सकते हैं, बी ए से बी तक जाना है तो इस टाइप से लिख सकते हैं, हमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन चाहिए। ये लो जी, ये यहाँ पे 2 किलोमीटर से शुरू की हमने, कोई गाड़ी है 2 किलोमीटर से यहाँ से हमने स्टार्ट किया है और यहाँ पे 7 किलोमीटर पर जाके हम रुक गए। तो हमें इन दोनों के मध्य अंतर ज्ञात करना होता, हम क्या करते हैं 7 माइनस 2 5 किलोमीटर। ठीक मैंने वैसा ही किया है, यहाँ पे b माइनस ए आंतरिक ऊर्जा b माइनस ए इसी के तर्ज पे लिखा है, इसी के तर्ज पे। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे ये मैंने इसी के तर्ज पे लिखा था, ये सेम का सेम। लो जी, ये समीकरण 1 हुआ, ये समीकरण 1 हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या किया था, सीधे प्रक्रम की बात। अब हम जब हम निकाय को अवस्था B से A तक ले जाते हैं तब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, ये हमने du लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इस पे डैश लगा देंगे, इस पे डैश लगा देंगे। और यहां पे क्या होता है, यहां पे ये जो ऊष्मा है ये सीधे प्रक्रम में, और यहाँ पे ये विपरीत प्रक्रम में, हम B से A की तरफ जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और सेम का सेम डेल Q अपॉन डेल W लिख देते हैं। कल हमने बताया था आपको, जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो उसकी ऊष्मा धनात्मक लिखी जाती है,
जब किसी निकाय से ऊष्मा ली जाती है तब हम नेगेटिव लिखते हैं। इसी प्रकार जब निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है, निकाय के द्वारा कार्य किया जाता है तो क्या होता है, कार्य पॉजिटिव किया जाता है। जब निकाय पर कार्य किया जाता है कार्य नेगेटिव लिया जाता है। अब हम बी से ए की तरफ जा रहे हैं तो निकाय पर कार्य करना होगा, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिया है। ये दोनों पद हमने किस में लिया है, माइनस में लिया है। यहाँ पे इससे हम ऊर्जा खर्च करनी होगी, निकाय को उत्सर्जित करेगा, तो यहाँ पे माइनस लिया है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू ए माइनस यू डैश यू बी, ये माइनस डेल क्यू, ये प्लस हो जाएगा डेल डब्ल्यू। ये समीकरण होगी 2। ये क्या होगी, समीकरण 2। मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटाने जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, ये देखो, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। यहाँ पे u भी प्लस में है, यहाँ पे u भी माइनस में है, कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल। ये u डैश a क्या है, प्लस में, u डैश a, ये u डैश, यहाँ पे u a क्या है, माइनस में, मैंने लिख दिया u a। ये विपरीत क्रम में है, इसलिए हमें ये दोनों में एक दूसरे से निरस्त ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे डैश लगाया था हमने। और यहाँ पे देखते हैं तो डेल क्यू प्लस में है और यहाँ पे डेल क्यू माइनस में है, ये दोनों कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो इस तरफ से सारा फंडामेंट ही कैंसिल हो जाता है, इस तरफ का पद है कैंसिल हो जाता है, क्या आएगा, 0। अर्थात प्रकट करता है u डैश a इक्वल टू u a। इससे सिद्ध होता है कि जब हम निकाय को उत्क्रमणीय अवस्था में अवस्था A से B तक जिस मार्ग का चयन करते हैं सीधे प्रक्रम में, ठीक उसी प्रकार विपरीत प्रक्रम में हम B को A तक ले जाने के लिए उसी मार्ग का चयन करते हैं। ये लो जी, अब हम इसके शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे हम, शर्तों के बारे में। उत्क्रमणीय प्रक्रम की क्या शर्तें हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम की शर्तों के बारे में पढ़ेंगे। उत्क्रिय प्रक्रम की शर्त। उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए एक तो जरूरी है कि निकाय का ताप व दाब, निकाय का ताप व दाब परिवेश के ताप व दाब के समान होना चाहिए, कि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और दूसरी शर्त है कि निकाय पर किया गया कार्य 0 होता है। उत्क्रमणीय प्रक्रम में
उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय पर किया गया कार्य डेल डब्ल्यू का मान 0 होता है। तीसरी बात निकाय पर प्रतिरोध, निकाय पर स्रोत प्रतिरोध श्यानता व घर्षण आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए, आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। एक लास्ट और अंतिम बात कि जब निकाय की अवस्था है उसमें धीमा परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धीमा परिवर्तन होना चाहिए। निकाय की अवस्था में परिवर्तन न के बराबर हो, या हम यह कह सकते हैं अवस्था में परिवर्तन न के बराबर निकाय की अवस्था में परिवर्तन न के बराबर, यानी अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब इसके हम उदाहरण, उत्क्रमणीय प्रक्रम के उदाहरण के लिए हम पहला उदाहरण लेते हैं धीमा समतापी प्रक्रम। दूसरा उदाहरण धीमा रुद्धोष्ण प्रक्रम। तीसरा व अंतिम उदाहरण किसी स्प्रिंग को खींच कर छोड़ देना। स्प्रिंग वही ये स्प्रिंग है, इसको हम क्या करते हैं? यहां से खींचते हैं, इस तरफ से खींचते हैं, दोनों तरफ से ऐसे खींच कर छोड़ते हैं। क्या करते हैं? तीसरा होगा किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ना। ये हमारा उत्क्रमणीय प्रक्रम हो गया। अब हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के बारे में पढ़ें। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या होता है? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम इसके अंदर क्या होता है? जब किसी निकाय को विपरीत दिशा में सीधे प्रक्रम की भांति संपन्न नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। तो लिख देते हैं, वह प्रक्रम
जिसको विपरीत दिशा में सीधे परिक्रम की भांति, वह परिक्रम जिसको विपरीत दिशा में सीधे परिक्रम की भांति संपन्न नहीं किया जा सकता, उसे अनुत्क्रमणीय परिक्रम कहते हैं। इसके अंदर हम इसे ग्राफ के द्वारा दर्शाएं तो ग्राफ इस टाइप का बनाना होगा हमें। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। जब किसी निकाय को अवस्था ए से बी तक, अवस्था ए से अवस्था बी तक जिस मार्ग से होकर गुजरता है, ये पहला मार्ग है। इसमें पथ अलग अलग होते हैं, इसमें दोहरे कार्य होते हैं, दोहरे पथ होते हैं। तो इसमें डेल डब्ल्यू का मान नेगेटिव होता है। ये पी बाई बी के मध्य ग्राफ खींचना है। जब यह इसी प्रक्रम को हम दूसरे पथ ए व बी से गुजारते हैं, ये लो जी, हमने पथ का मार्ग चेंज कर दिया। तो यहां पे डेल डब्ल्यू का मान पॉजिटिव होता है। डेल डब्ल्यू का मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इससे हम क्या करते हैं, इसे हम सीधे परिक्रम की भांति विपरीत दिशा में संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके पथ कितने होंगे? इसके दो पथ होंगे और इसमें किया गया कार्य अलग अलग होगा। इसमें किया गया कार्य अलग अलग होगा। और जो हमने उत्क्रम प्रक्रम पढ़ा था, उत्क्रमणीय, उसमें किया गया कार्य कितना था? डेल डब्ल्यू का मान 0 था, लेकिन यहां पे 0 के बराबर नहीं होता। 0 के बराबर नहीं होता है। इस प्रक्रम के दौरान निकाय के द्वारा इस प्रक्रम में निकाय पर जो कार्य किया जाता है, उस कार्य की गणना हम इस क्षेत्रफल के बराबर होती है, इस बंद वक्र के बराबर होती है। ये बंद वक्र है, ये किया गया कार्य है। उस पहले वाले था उत्क्रमणीय प्रक्रम, उसमें तो डेल डब्ल्यू का मान 0 था, उसमें तो कोई कार्य किया ही नहीं गया था, लेकिन इसमें कार्य किया गया है। तो ये बंद पथ ए व बी से घिरा वक्र है, ये कार्य को दर्शा रहा है कि कार्य हमने पॉजिटिव किया है या हमने धनात्मक किया। फिर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं। इसके एग्जाम्पल, पहला, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। जब हम हीटर को ऑन करते हैं तो यह विद्युत धारा है, वह ऊष्मा के रूप में बाहर निकलती है। इस ऊष्मा को हम विद्युत के रूप में पुनः परिवर्तित नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है कि हम विद्युत से ऊष्मा, हीट उत्पन्न करते हैं, लेकिन हीट से विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकते। हमने कर्म से क्या किया? हमने विद्युत को ऊष्मा में परिवर्तन कर दिया, लेकिन ऊष्मा को हम
विद्युत में परिवर्तन नहीं कर सकते। हीटर में ऐसा आपने प्राय देखा हो, तो हम कह सकते हैं विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। एक होता है घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा। जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के साथ घर्षण करते हैं, क्या करते हैं, घर्षण करते हैं दोनों के बीच में, तो यहां से ऊष्मा निकलती है, यहां से ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा को करने के लिए क्या करना पड़े हमको, कार्य, क्या करना पड़ा, कार्य। तो यह ऊष्मा है, यही इसका उदाहरण है। तो क्या कह सकते हैं हम, किसी घर्षण द्वारा उत्पन्न ऊष्मा, जो हमने कार्य किया था वह ऊष्मा से, उस ऊष्मा के जरिए हम पुनः वह कार्य नहीं कर सकते। फिर एक अंतिम व तीसरा एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं भी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम का उदाहरण है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल हम कार्नो चक्र के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें। आपको बता देते हैं कि आप सब्सक्राइब करते हैं, उसके साथ बेल आइकन को दबा देते हैं, बेल बटन को दबा देते हैं, तो आपको मेरे द्वारा जो भी अपलोड किया गया वीडियो है सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और आपको मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8290603296 है। आप यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए मेरे से नोट्स भी मंगवा सकते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के PDF उपलब्ध करवा दूंगा। यह चैप्टर कक्षा 11th व BSc से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक इंटरेस्टेड व महत्वपूर्ण टॉपिक है। धन्यवाद दोस्तों।